हेलो बच्चों, मैं आमिर जींदर और हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्लेन इंटरफेस है, यानी कि जो मीडियम को डिवाइड करता है वो इंटरफेस सीधा प्लेन है एक, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन कैसे होगा और क्या कंडीशन होती है रिफ्रैक्शन की। फिर हमने सीखा कि इस प्लेन रिफ्रैक्शन से हम लोगों ने ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मान लीजिए ग्लास स्लैब जो होती है उसमें भी दो पैरेलल प्लेन इंटरफेस होते हैं, और जो पैरेलल प्लेन इंटरफेस है उस पैरेलल प्लेन इंटरफेस से मिलकर बना था ग्लास स्लैब। फिर उसी को यूज करते हुए हमने स्टडी किया प्रिज्म, और प्रिज्म में भी क्या था, प्रिज्म में भी प्लेन इंटरफेस यूज रखे थे, यानी कि प्लेन सरफेस यूज रखी थी रिफ्रैक्शन के लिए। आज हम लोग यूज करने वाले हैं किसी स्पेरिकल यानी कि कर्व्ड सरफेस को रिफ्रैक्शन के लिए। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, हमने एक लाइन, अगर ये एक सरफेस है और यहां पे मीडियम 1 है और यहां पे मीडियम 2 है, इसकी स्टडी हमने कर ली थी, अकेले की भी कर ली थी, फिर हमने दो की भी स्टडी की थी, अगर ये ऐसे दो पैरेलल में यानी कि एक स्लैब बना के भी इसकी स्टडी की थी। फिर इसी की कंडीशन हमने ये भी स्टडी की थी कि अगर मान लीजिए इनको इस तरीके से किसी एंगल पे रख दें तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद अब हम स्टडी करने वाले कि अगर मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस है तो क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, उसमें कर्व्ड सरफेस होता है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आप भी अपना टॉपिक अपनी नोटबुक निकाल और उस पर लिखे। आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस। अब वो जो स्पेरिकल सरफेस है वो या कर्व्ड सरफेस है, वो हम ऐसे बिल्कुल ही ऐसा नहीं लेते हैं कि हमने कुछ भी ले लिया, हम वो एक बहुत ही स्मूथ यानी कि बहुत ही रेगुलर कर्व लेते हैं। तो वो रेगुलर कर्व क्या होगा, दैट इज स्पेरिकल सरफेस, दैट इज बेसिकली कर्व्ड सरफेस, ये वाला सरफेस हम लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है ऐसा, ये एक ऐसा कर्व्ड सरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक डायरेक्शन सीख जाएंगे उसके बाद काफी डायरेक्शन आप खुद भी कर पाएंगे। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, वो सारे के सारे केसेस आपको फिर खुद से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये कर्व्ड सरफेस हुआ बच्चों, और इस कर्व्ड सरफेस में इस साइड का जो मीडियम है दैट इज रेयर मीडियम, और अगर वो रेयर मीडियम है तो हमने उसको बोल दिया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ऐसा समझा हमने कि इसके इस तरफ वाला मीडियम है दैट इज डेंसर मीडियम, और अगर वो डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब बच्चों देखो, यहां पर मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पे हमने ये लिया कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम को डेंसर मीडियम समझा था हमने, इसको इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लिया कि ये भाई आपका इसके पीछे डेंसर मीडियम है। अब ये जो डेंसर मीडियम है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये जो रिफ्रैक्शन है उस रिफ्रैक्शन में ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ये कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है या फिर ये कनकेव स्पेरिकल सरफेस है, यानी कि ये कन्वेक्स टाइप है या कनकेव टाइप है। तो ये कन्वेक्स टाइप है, कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस हुआ एक, राइट। उस कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस में हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जाते हुए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बच्चों हम लोग इस कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस को लेते हुए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा कि μ2 है। इस μ2 की टर्म्स में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और ये इसका यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा, सेंटर रहा होगा, दैट इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी R रही होगी, R, इस R का भी रिलेशन हम वहां पे लेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं इसको इमेज फॉर्मेशन करता हूं, तो इमेज फॉर्मेशन हमने क्या किया, इससे कुछ दूर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा O, और इसको बोल दिया हमने क्या, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। बच्चों फिर से मैं यहां पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R, U, इन सब के बीच में एक रिलेशन सेट करना चाहता हूं। तो उसका रिलेशन सेट क्यों करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि तब भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो सेम काम हमने प्लेन इंटरफेस था यानी कि प्लेन सरफेस था उसके केस में भी किए थे। तब अपने डबल पैरेलल वाला लिया था, वहां भी सीखा था, प्रिज्म में भी सीखा था, तो अब हम कर्व में भी वो सारी चीजें सीखना चाहते हैं और इमेज बनाना चाहते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होती है उसमें, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट ओ लिया और इसकी इमेज बनाऊंगा मैं अब इस कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस को यूज करते हुए। तो सबसे पहली लाइट रे मैंने यहां से इसको ऐसे यहां से सेंड कर दी, जो कि यहां से पास होते विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग, सीधी निकल गई। दूसरी लाइट रे हमने किसी एंगल पर यहां पे इंसिडेंट की। बच्चों डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, यहां पे आके टकराई, जैसे यहां पे आके टकराएगी तो क्या होगा, इसने यहां पे लाइट रे आई, यहां पे जाके टकराती है, यहां पे जाके मीडियम चेंज होते हैं। तो जैसे मीडियम चेंज हुआ तो उसने क्या बोला कि मुझे नॉर्मल चाहिए, क्योंकि बैंड होना है तो टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से हमने उसको नॉर्मल दे दिया भाई, राइट। हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया और ये नॉर्मल हो गया। अब जो ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, आई एंगल बनाएगी भाई, कोई डाउट ही नहीं है। अब वो लाइट रे यहां से ऐसे सीधा जाना चाहती थी,
लेकिन सामने डेंसर मीडियम हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि लाइट रे बेंड होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। यहां से लाइट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन डेंसर मीडियम आया तो उसको बेंड होना है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आंसर है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है वो। तो हमने देखा कि वो नॉर्मल तरफ बेंड होना भी उसके दो केसेस में हो सकता है, या तो वो बहुत थोड़ी सी बेंड हो, यहां से जाती है, या तो वो थोड़ी सी बेंड हो, या फिर वो बहुत ज्यादा बेंड हो। तो हम सबसे पहले बेंडिंग का ये वाला केस ले रहे हैं कि अगर वो बहुत थोड़ी सी बेंड हुई, और बहुत थोड़ी सी बेंड होने का मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़ी सी बेंड होने का मतलब ये हुआ बच्चे कि यहां से अगर मान लीजिए मैं इसको इतनी बेंड करा देता हूं, ऐसे यहां से ऐसे चली गई वो, मैंने इसको ऐसा थोड़ा सा बेंड कराया, तो थोड़ा सा बेंड कराने से क्या हुआ कि वो थोड़ी सी यहां से मुड़ी और इधर जाने लगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है वो। तो अब यहां से इसको ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट कभी मिलेंगी क्या, नहीं कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये तो यहां से बेंड होके कहां जा रही है, यहां से ऐसे सीधी थोड़ी सी बेंड होके ऐसे यहां जा रही है, तो ये कभी मिल ही नहीं पाएंगी दोनों। और अगर ये कभी दोनों नहीं पाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसको बैक ट्रेस करा के मिलाएंगे। हमने इसको क्या किया, बैक ट्रेस किया, यहां से सीधा इसको ऐसे वापस ले आए और यहां पे आके ये मीट हुई। लाइट रे ये ऐसे सीधा जा रही थी, बैक ट्रेस किया, ये ऐसे सीधा जा रही थी, इसको वापस लिया और यहां आके हमने इसकी इमेज बना दी। इमेज, ये लाइट रे को इस तरीके से बैक ट्रेस किया गया। क्या आप समझ पाए हैं बच्चे इस बात को कि लाइट रे को बैक ट्रेस करके हमने इमेज फॉर्म्ड की। अब ये जो इमेज बनी, दैट इमेज इज आई। अच्छा, अगर वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाती तो क्या होता भाई, अगर मान लीजिए ये लाइट रे बहुत ज्यादा बेंड होती क्या होती, तो ये लाइट रे यहां से आके यहां मिल जाती, तो इमेज कैसी बन जाती, रियल बन जाती। यहां पे वो थोड़ी बेंड हुई तो कैसे बन गई, वर्चुअल। दोनों केसेस हमने पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, और इमेज जो फॉर्म हुई है दैट इज वर्चुअल इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज। ये तीन केसेस के लिए ये डेरिवेशन चलेगा। आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रख करके आप वर्चुअल इमेज का डेरिवेशन बताइए, तो आप ये वाला डायग्राम और मैं डेरिवेशन जो करने वाला हूं वो वाला डेरिवेशन उसको बताएंगे लिख के। तो यहां से बच्चों ध्यान सुनना, आप देखो क्या है कि यहां पे छोटे छोटे अजम्पशंस हैं, कुछ छोटे छोटे अजम्पशंस क्या है, ये इमेज बन गई, ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। छोटे छोटे अजम्पशंस क्या है कि यहां से अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो हम ऐसा मानते हैं कि ये डिस्टेंस और जो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है ऐसा, ये दोनों के दोनों लगभग बराबर है, यानी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये अपना n है और इसको मैं कह देता हूं m है, तो m और n में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं समाना करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो बहुत कर्व्ड होता है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा समझ लेते हैं कि n एंड m आर वेरी क्लोज। ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये आपको दिमाग में रखने हैं भाई। पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन ये लेते हैं कि ये जो यहां पे एंगल बना है ऐसे इतने ऊपर, अगर मैं इसको और नीचे कर देता हूं तो आई एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। पैराएक्सियल यानी कि जो यहां से बिल्कुल पैरेलल इसके लगे, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए आई एंगल बहुत छोटा होता है। और अगर आई एंगल स्मॉल है, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्मॉल, और वो भी वेरी स्मॉल, देन आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू टेन आई। यानी कि छोटा एंगल होता है तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और आई को हम टेन आई भी लिख सकते हैं। ये दोनों अजम्पशंस यूज करते हुए अब हम इसको ड्राइव करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस डेरिवेशन में सबसे पहले हमें अगर इनका रिलेशन निकालना हो आई आर इन सब का, तो हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लेते हैं। अब स्नेल्स लॉ क्या है, ये आपकी इमेज डिस्टेंस हुई बच्चों वी। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, तो स्नेल्स लॉ में क्या लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल बाबा क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। और मैंने कहा कि अगर आई बहुत छोटा एंगल है तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई बाय आर। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लेते हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं म्यू टू 1। और इस म्यू टू 1 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप अच्छे से जानते हैं, म्यू टू 1 को लिखा जा सकता है म्यू टू बाय म्यू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां से हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाता है कि आई इज इक्वल टू दैट 1। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में म्यू 1 आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 आर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई है, यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर है, तो लेकिन आई और आर की टर्म्स में हम लोग बात नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन किसका चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए आर का
u का v का, और ये जो डिस्टेंसेस हैं बेसिकली ये जो लेंथ है ये लाई करती हैं इस नीचे वाले प्लेन में, यानी कि इस लाइन पे लाई करती हैं ये। लेकिन ये जो आई और आर एंगल है ये यहां से कहीं ऊपर लाई करते हैं। आर एंगल कहां बना भाई आपका, ये यहां से आपका जो एंगल है नॉर्मल के बीच में और इस रे के बीच में, दैट इज एंगल आर। ये आई और आर कहां है, ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मुझे इसको कहां लेके आना चाहिए, इस लाइन पे एंगल बनाने चाहिए कहीं। अगर मैं इस लाइन पे कहीं एंगल बनाऊंगा तो इस लाइन पे एंगल बनाने से हमारे पास रिजल्ट यूवी और आर का रिलेशन आएगा। तो इस एंगल कैसे बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया कि ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना दैट एंगल इज अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बना दैट एंगल इज बीटा, और यहाँ पे जो एंगल बना दैट एंगल इज गामा। ये बेसिकली हमारे पास तीन एंगल बने, तीन एंगल हमने अज्यूम कर ली, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये नॉर्मल के साथ एंगल है। अब यहां से हमें इस आई और आर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा लिखना है। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से मुझे देखा मैंने कि ये जो एंगल है, ये वाला बाहर का एंगल, ये किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखिएगा ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये आई एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से मैं लिखूंगा एंगल आई। भाई ऐसा होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर की दो एंगल के एडिशन के बराबर होता है। तो ये एंगल क्या है, ये बाहर वाला एंगल है यहां से यहां तक, राइट। यही तो आई एंगल था इंसिडेंट रे के साथ जो बना था। और ये किसके एक्सटीरियर है, इस वाले के एक्सटीरियर। तो अल्फा एंगल आई इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लिखना चाहिए डायरेक्ट, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये एंगल आई हुआ। अब अगर मैं आर को भी चेंज करना चाहूं तो आर को कैसे चेंज करूंगा भाई, आर देखो कहां है, आर किसका एक्सटीरियर है, तो ये इसका किसी का एक्सटीरियर, यानी कि यहां से कोई लाइट आ रही है ये, और ये यहां से जाते हुए ये, यानी कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है, सबसे बड़ी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है आर। तो आर किसके बराबर होगा, तो ये आर बराबर आएगा, आर इज इक्वल टू व्हाट, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ये एक रिलेशन हमारे पास आया। अब मैं आई और आर की क्या पुट कर सकता हूं, अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा। तो चलिए पुट करते थे। यहां पे देखो म्यू1 इनटू आई की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2, आर की जगह क्या पुट करेंगे, बीटा प्लस गामा। रिपीट कर रहा हूं मैं, म्यू1 अल्फा प्लस गामा, म्यू2 बीटा प्लस गामा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं ब्रैकेट ओपन करके, तो म्यू1 अल्फा प्लस म्यू1 गामा इज इक्वल टू म्यू2 बीटा प्लस म्यू2 गामा। अब यहां से देखो यार, अगर हम ऐसा देखें कि गामा गामा को एक तरफ कर लें और ये अल्फा बीटा एक तरफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं ऐसा, म्यू1 अल्फा इसको इधर ले आता हूं मैं, माइनस म्यू2 बीटा, उसको उधर ले गए तो क्या हुआ, दैट इज म्यू2, बेसिकली कॉमन ले लूं कि मैं गामा को बाहर ले लेता हूं। यहाँ पे म्यू2 था, इधर से आया तो क्या होगा, दैट इज म्यू1 और गामा आ गया बाहर। क्या आपको यहाँ नीचे तक का पार्ट दिखाई दे रहा है, चेक कर लेता हूं मैं, देख लेता हूं। चलिए हाँ बिल्कुल आपको क्लियर है, विजिबल है ये। तो ये म्यू1 अल्फा माइनस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इनटू गामा। यहां तक की स्टडी में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो हमें ये अल्फा बीटा गामा को बिल्कुल बेस से रिलेट करना है, तो कौन सा एंगल हम लोग यूज करें, टेंजेंट एंगल यूज करेंगे हम लोग। अगर हम टेंजेंट एंगल यूज करेंगे तो क्या, ये अल्फा बीटा और गामा भी स्मॉल एंगल से, क्योंकि आई और आर स्मॉल एंगल से, और ये स्मॉल एंगल है तो क्या करेंगे हम लोग, हम इस अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। तो यहां से ये अल्फा बीटा और गामा स्मॉल एंगल है, इसलिए इन एंगल को क्या लिख दिया गया, टेन अल्फा टेन बीटा एंड टेन गामा। तो यहां मैंने लिखा म्यू1 टेन अल्फा माइनस म्यू2 10 बीटा, that is equal to म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 10 गामा। क्या आपको ये बात क्लियर है, यानी कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से, कि ये सब क्या है, कि क्यों मैंने ये लिखे हैं, कहां से ये सब आए हैं। तो अब इस 10 अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज में पुट करनी भाई साहब, है ना। अब आपको याद आया होगा वही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला, मैं बिल्कुल सारी बातें तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। तो हमें P अपॉन B करना है हर बार, बेस लेना है ना, क्योंकि तो P कौन है, यहाँ पे वैसे मान लीजिए IOMNC, इसको हमने मान लिया P पॉइंट मान लिया हमने इसको। तो दैट PM, चलो मैं लिखता हूं म्यू1 PM बाय किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, अल्फा की, तो ये वाली ट्रायंगल, यहां से
इस वाले ट्रायंगल की बातें हो रही हैं भाई। तो बेस कौन है? OM, PM बाय OM माइनस μ2 tan बीटा पे आ जाओ। बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज होगी? ये वाली ट्रायंगल। फिर से PM बाय, इसको ब्रैकेट में लिखते हुए चलता हूं, चलो, PM बाय IM PM that is equal to μ2 माइनस μ1 इंटू 10 गामा। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है। यहां पर क्या यूज होगा? PM बाय MC। क्लियर है? तो ये हमने सभी लिख लिए। यहां से देखा हमने PM कॉमन आ रहा है, यहां पे से PM और PN, यानी कि यहां भी PM है और इनको कॉमन लेंगे तो ये भी PM, ये सारे कैंसिल हो गए। अब यहां से हमें इस रिलेशन का बताना चाहिए OM, IM और MC किसके बराबर है। तो यहां से OM किसके बराबर है? U के बराबर है। तो OM इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, OM इज इक्वल टू माइनस U, है ना भाई? ये तो पता है ना साइन कन्वेंशन, इधर की सारी डिस्टेंसेस माइनस, उधर की प्लस। ओके, तो IM इज इक्वल टू व्हाट? तो IM इज इक्वल टू माइनस V and MC is equal to what? That is plus R। ये भाई साहब आपका R आएगा। तो यहां से अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो वैल्यूज थी PM OM वाली, ये आपकी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज थी, और ये जो वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं मैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं आपकी? ये आपकी ऑप्टिकल वैल्यूज हैं। तो देखो क्या लिखा हमने, μ1 बाय OM की जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस U, फिर माइनस का साइन, फिर μ2 that is divided by IM is what? माइनस V, that is माइनस V, राइट। उसके बाद बराबर बराबर क्या? μ2 माइनस μ1, और साथ में कौन, या इसके अपॉन में लिखना चाहिए ना मुझे, तो इसके अपॉन में क्या? अपॉन R। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं और थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करके इधर उधर, क्योंकि ये देखो बहुत यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो क्या अरेंज फॉर्मूला बनेगा, उस अरेंज फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आई थिंक आपको स्क्रीन नीचे तक दिखाई दे रही होगी, हाँ कोई इशू नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ। देखो क्या लिखाऊंगा मैं इसको, इस वाले को मैं प्लस कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं आगे ले आता हूँ, यानी कि μ2 बाय V, थोड़ा बोर्ड छोटा है भाई, माइनस μ1 बाय U, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आया रिजल्ट, ये रिजल्ट आया बच्चे, μ2 बाय V, μ1 बाय U, μ2 माइनस μ1 बाय R। दैट इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ व्हाट? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, इमेज वर्चुअल हो, तो ये रिलेशन होगा μ2 V का, μ1 U का, μ2 माइनस μ1 और R के बीच का, ये एग्जैक्ट रिलेशन होगा ही। मेरी बात बहुत ढंग से सुनिएगा, ये रिलेशन होता है। अच्छा, अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। कैसे आगे बढ़ाया जाए भाई? अगर ये एयर मीडियम है तो μ1 अगर एयर मीडियम है तो उसका 1 हो जाएगी वैल्यू, तो μ2 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू μ2, ये फिर से 1 हो जाएगा, तो क्या? अपॉन R। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रियल इमेज का डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, अब वो डायरेक्शन आप प्लीज खुद करिएगा, सारे डायरेक्शन आपको खुद करने हैं। मैंने एक डायरेक्शन बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है, यही एंगल मानने होते हैं, अल्फा बीटा गामा करना होता है, इसी तरीके से इनको नीचे उतारना होता है, फिर इनका एक रिलेशन निकालना होता है। इसके अलावा कोई भी बड़ी साइंस इसमें नहीं है। पूरे का पूरा सब कुछ जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट यही बातें हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब यहां से इसी चीज को हम लोग रियल के लिए लिखना चाहेंगे, और वो आप खुद ड्राइव करेंगे, राइट। यदि मान लीजिए ये लाइट रे बहुत ज्यादा बेंड हो जाए तो क्या? तो इमेज यहां आ गई, इमेज यहां आ गई, तो ये वाला खेल खत्म, बीटा यहां आ गया, बीटा यहां आ गया, तो उसके बाद ये जो आर का फॉर्मूला था वो आर का फॉर्मूला यहां से ये कट हो गया, तो ये बन गया फॉर्मूला आर, यानी कि एंगल आर कौन सा बन जाएगा? ये वाला एंगल आर बन जाएगा। फिर उसमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का फिर से खेल खेलना है, फिर वो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट सेम आता है, वो रिजल्ट सेम आता है। तब आप इसको रियल इमेज बनाते हैं। तो भी आप कनकेव टाइप ले लीजिए, उस कनकेव टाइप में भी आप ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रख लीजिएगा। रेयर मीडियम में रखेंगे तो फिर से आप लोग रिफ्रैक्शन करेंगे, एग्जैक्ट ये सारे फॉर्मेट यूज करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर से ये रिजल्ट आएगा। तो आप चाहे कभी भी कन्वेक्स सरफेस लें, कनकेव सरफेस लें, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखें, बस
चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज वर्चुअल बने, पर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में होना चाहिए, तो हमेशा रिजल्ट यही आता है। मैं इस बात को लिख देता हूं आपको आपके सामने और आपको समझा भी देता हूं क्लियरली। मैं इसे हटा रहा हूं भाई, ये जो नीचे का पार्ट है आप प्लीज चाहे तो इसको पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लें, क्योंकि अभी हट जाएगा तो फिर आप कहेंगे सर ये तो बैक जाना पड़ा हमें। चलिए मैं हटा देता हूं इसे। तो अब ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास, मैं यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब कब कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और क्या उसके डेरिवेशंस है, क्योंकि हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले, अगला टॉपिक कंप्लीटली डिपेंड है इस बात पे कि ये आपको आता है या नहीं। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम तो चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, चाहे और क्या हो सकता है, रियल इमेज होती है, वर्चुअल हो सकती है, चाहे कन्वेक्स सरफेस हो चाहे कनकेव सरफेस हो, या कुछ भी क्यों ना हो यार, आप लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये ही फॉर्मूला बनेगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो। और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो क्या होगा, तो हम मीडियम का चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, यानी कि μ2 और μ1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में केवल μ2 और μ1 की वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिएगा, मतलब जहां μ2 है वहां μ1 और जहां μ1 है वहां μ2। तो पुट करते हैं μ1/v माइनस μ2/u दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। भाई ये सब बातें ध्यान से सुनने की हैं। तो ये फॉर्मूला आपका कब होगा, तब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। ये वाला फॉर्मूला कब होगा, तब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा। चाहे कितने ही केस बन जाए, चाहे कुछ हो जाए, सबके लिए रिजल्ट सेम आते हैं। और जो रिजल्ट जैसे आता है वो पूरे डेरिवेशन में मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ये सब डिराइव कर लेंगे। क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक आपका है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो उसका बेस है ये, वहां पर इस चीज को जरूर चेक किया जाता है, जरूर देखा जाता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको चाहे एक बार फिर देख लेना, वीडियो को बड़े स्लो मोशन में देख लेना, लेकिन आपको ये बात समझ आना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस मेकर पढ़ने वाले हैं। लेंस मेकर का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, वहां पे आपको सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, है ना। बहुत जल्दी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के बुक के लिए भी, जो बुक के सॉल्यूशन है उसके लिए भी मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ, सर नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूंगा। तो आप लोग प्लीज पढ़ते रहिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा। कोई अगर आपको डाउट आता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।